हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो पिछले क्लास में हमने वाइस प्रेसिडेंट को देखा था और उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था उसको हमने देखा था। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट अपने आप में एक ना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है हमारे कंट्री में, और ना ही इनका बहुत ही कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम्स में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसीलिए इस पे हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इससे जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकता था उसको लेकर मैं आया हूँ और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा है और उस केस में भी देखा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्टोरल कॉलेज को हम देख चुके हैं। तो ये वहीं से कंपैरिजन बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि द प्रेसिडेंट हैज़ एमएलए व्हाइल वाइस प्रेसिडेंट हैज़ ओनली एमपी। जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बोथ इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। सी है बोथ, डी है नन। तो देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को। तो सबसे पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के पास एमएलए भी होते हैं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एमपी होता है। तो इसको देखने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या था। तो हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स थे, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो थे, और जो स्टेट्स हैं हमारे उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वो भी थे इलेक्टोरल कॉलेज में। और साथ ही साथ दो यूनियन टेरिटोरी दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो इलेक्टेड एमएलएस थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि वो सभी लोग इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि इस केस में सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, और वो मेंबर्स इलेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एमएलए हो सकते हैं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एमपी होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बोथ इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये प्रेसिडेंट के केस में है। प्रेसिडेंट के केस में एमपीज भी होते हैं, एमएलएज भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इलेक्टेड होना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ एमपीज होते हैं और वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, और ऑप्शन सी बोलता है बोथ, तो ये हो नहीं सकता, और डी नन। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल फॉर राज्यसभा टू बी द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट होने के लिए जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का कि उसको राज्यसभा के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। सेकेंड है द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल फॉर राज्यसभा टू बी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट होना चाहता है तो उसको राज्यसभा का एलिजिबिलिटी भी मैंडेटरी है। थर्ड स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ अ डेडिकेटेड एम्यूलमेंट्स फॉर दिस पोस्ट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसके लिए एक डेडिकेटेड, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन किया गया है कि उनको क्या सैलरी मिला जाएगा, क्या फैसिलिटी मिलेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट इज प्राइमरली द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्राइमरली क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का एलिजिबिलिटी चाहिए, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का नहीं लोकसभा का एलिजिबिलिटी चाहिए। जो कैंडिडेट लोकसभा के लिए एलिजिबल होगा वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमने देखा था। सेकेंड है वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना जरूरी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट के केस में उसको लोकसभा के लिए एलिजिबल होना जरूरी है, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में उसको राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट नंबर वन रॉन्ग हो गया। जो थर्ड स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ ए डेडिकेटेड एमएलए, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी कितना होगा। बस ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलेगा वो एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मिलेगा, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
राज्यसभा के चेयरमैन का सैलरी मेंशन किया गया है और वही वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। तो इसका मतलब कोई डेडिकेटेड सैलरी नहीं मिलता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जो फोर्थ है, द प्रेसिडेंट इज प्राइमरली द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। ये एक एज ए सब्सटीट्यूट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ये एज ए सब्सटीट्यूट काम करते हैं लेकिन बहुत ही एक छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो मेनली इनका जो मेजर काम होता है वो होता है ये एज ए चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है और थर्ड है, 1 और 3। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखते हैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट को। सबसे पहला स्टेटमेंट है द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। मतलब कहने का मतलब कि जो ओथ देने का काम करता है वाइस प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट का होता है। जो ऑप्शन नंबर बी है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय स्टार्टिंग द रिजोल्यूशन इन द लोकसभा। ये बोल रहा है कि लोकसभा में रिजोल्यूशन को शुरू करके उनको रिमूव किया जा सकता है। सी जो बोल रहा है, द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। मतलब अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, यानी कि कुछ वैकेंसी अगर रह गया है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स में, तो क्या इस बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो सकता है, या ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, हमें इंतजार करना चाहिए था बाकी मेंबर्स के आने का। और ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है ही कैन बी रिमूव्ड बाय स्टार्टिंग द रिजोल्यूशन इन द लोकसभा, ये गलत है। ये रिजोल्यूशन जो है, हमें पता है कि प्रेसिडेंट से अगर हम कंपेयर करें वाइस प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के केस में एक अच्छा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ऐसा टर्म का यूज नहीं होता है इम्पीचमेंट, और इनका प्रोसेस थोड़ा उससे रिलैक्स्ड होता है। तो इस केस में जो रिजोल्यूशन शुरू होता है या जो पास कराया जाता है वो राज्यसभा में होता है, ना कि लोकसभा में। और बाद में जब राज्यसभा में हो जाता है तब लोकसभा का एग्रीमेंट चाहिए होता है इसमें। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे ये होता है रिजोल्यूशन इन द राज्यसभा, तब ये करेक्ट होता। तो बी इनकरेक्ट है। अब सी देखते हैं, द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज। ये बिल्कुल सही बात है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के केस में ही नहीं, प्रेसिडेंट के केस में भी हमने देखा था कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज अगर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, कुछ मेंबर्स मिसिंग है, तो भी इलेक्शन कराया जा सकता है और उसको वैलिड माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है और ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। और हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, रिमूवल का बात आ रहा है तो हमने ये देखा कि ओथ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहा है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करता है तो अपना रेजिग्नेशन वो किसको देगा, तो वो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देता है। ये हमने देखा था जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्टर्स मस्ट एक्ट एज प्रपोजर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने देखा था कि एक और कंडीशन था कि जो इलेक्टर्स है, यानी कि जो मेंबर्स है इलेक्टोरल कॉलेज के, उनमें से कुछ को एज ए प्रपोजर्स एंड कुछ को एज ए सेकेंडर्स बनना पड़ता है फॉर एवरी कैंडिडेट जो कि एस्पायरिंग है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस केस में एक नंबर होता है कि इतना नंबर ऑफ प्रपोजर चाहिए और इतना नंबर ऑफ सेकेंडर्स चाहिए। तो ये सवाल प्रपोजर से है बस। तो प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि जो 50 इलेक्टर्स है वो एज ए प्रपोजर आना चाहिए और जो 50 इलेक्टर्स है एज ए सेकेंडर्स आना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये नंबर घट के 20-20 हो जाता है, यानी 20 एज ए प्रपोजर एंड 20 एज ए सेकेंडर। लेकिन ये सवाल सिर्फ प्रपोजर के लिए है, तो प्रेसिडेंट के लिए 50 होगा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो बस ये था क्वेश्चन आज के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट में आई थिंक इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे कंट्री के, और ये कंट्री को चलाने का काम यही लोग करते हैं। सारा डिसीजन मेकिंग या कुछ भी जो भी डिसीजन लेना हो सब यही लोग करते हैं।
तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।